हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है अपवह। और हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 9th क्लास की थ्योरी वाली भी और एमसीक्यू वाली भी प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप जाकर चेक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की, ये सभी मैंने कराई हैं और इन सभी को आप देख सकते हैं मेरे चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर। और जो भी आपको देखनी हो, जिस भी क्लास के एमसीक्यू देखने हो तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, थ्योरी देखनी हो तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। हम तो इसके जो हमने फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि नदियां, नदी तंत्र क्या है, नदी द्रोणी क्या है, ठीक है, डेल्टा क्या है, और गर्ज क्या है, महाखंड क्या है, जल प्रपात क्या है, अनूप झील क्या है, ये सारी चीजें हमने कब कहाँ देखी थी, हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखी थी। ठीक है, और फिर हमने देखा था गंगा नदी, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां देखी थी हमने। फिर उसके बाद में देखा था ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम देखेंगे झीलों के बारे में। ठीक है, और थोड़ा सा हम बोर्ड पर देखेंगे, उसके बाद हम सारी की सारी चीजें देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोर्ड पर नहीं आ पाती हैं, इसलिए मैं बाकी चीजों को स्क्रीन पर कराऊंगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले झील क्या होती है। तो झील वह गड्ढा होता है, झील वह प्राकृतिक गड्ढा होता है जो बहुत सारे कारणों से हो जाते हैं। ठीक है, तो झील क्या होता है, एक तरह से एक प्राकृतिक गड्ढा होता है और उसमें प्राकृतिक तरीके से ही पानी भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम झील बोलते हैं। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक गड्ढा, ठीक है, उसको किसी व्यक्ति ने खोदा नहीं होता है, वो प्राकृतिक होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई भी प्राकृतिक गड्ढा और उस गड्ढे में प्राकृतिक तौर पर जब पानी भरा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए किस किस टाइप से ये गड्ढे बनते हैं और इन गड्ढों में पानी कहाँ से आता है, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं झीलों के प्रकार। तो एक प्रकार है विवर्तनिकी झीलें। ठीक है, तो विवर्तनिकी झीलें क्या होती हैं, देखो आपने अगर कभी पढ़ा होगा कि प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत होता है उसके तहत ये होती हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब पृथ्वी की जब प्लेटों में हलचल होती है तो कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने वाले भाग को क्या बोलते हैं, हम पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, हिमालय, ये इन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के हिसाब से ही इनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। और कुछ जो स्थान होता है जो जमीन धंस जाती है उसमें क्या गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो उस गड्ढे में क्या होगा, उस गड्ढे में जब पानी भर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विवर्तनिकी झीलें बोल देंगे। ठीक है, सेकंड टाइप है आपका हिमानी। हिमानी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि हिमानी क्या होती है, जो ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जो ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, पहाड़ों पर जो हिमालय में ऊपर ग्लेशियर होते हैं, है ना, या किसी भी पहाड़ों में जो ऊपर की तरफ ग्लेशियर होते हैं, वो ग्लेशियर क्या होते हैं, धीरे धीरे पिघल जाते हैं। और जब उनका जो पानी होता है वो किसी भी प्राकृतिक गड्ढे में भर जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, हम हिमानी झील बोलते हैं। ठीक है, हिमानी झील का मतलब समझ में आ गया। और इस प्रकार की जितनी भी झील है वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको हिमालय में मिलेंगी। कैसे, देखो, एक है मानसरोवर, वो भी उसका निर्माण भी कैसे हुआ है, वो कैसे बनी है, वहां जितने भी ग्लेशियर हैं हिमालय के, वो जब पिघल पिघल कर इधर की तरफ गिर रहा है, पानी पानी पिघलता जा रहा है, बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है। और यहाँ पर एक झील है मानसरोवर झील, इससे दसियों नदियां निकली हैं। देखो जो मुख्य नदियां उनके बारे में बता देती हूँ कि इस झील से ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकली है और इस झील से ही आपकी कौन सी नदी निकली है, सिंधु नदी। ठीक है, इन दोनों नदियों को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये झील है ना, तो वहां पर क्या है, जो ग्लेशियरों का पानी पिघल रहा है वो है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी झीलें हैं, जैसे डल झील है। डल झील, कभी आप जम्मू कश्मीर घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि झील है और उसके आसपास बहुत सारे पहाड़ हैं। ठीक है, तो उन पहाड़ों की बर्फ जब पिघलती है तो वो कहाँ गिरती है, एक गड्ढे में गिरती है, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्राकृतिक गड्ढे हैं जिनमें पहाड़ों से उतरकर जो बर्फ है जो पिघल कर उन गड्ढों में गिरती है। अब देखो ये क्रिया कैसे होती है, मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, अब जल प्रपात हो रहा है, यानी कि वाटरफॉल से भी बन जाती हैं कई सारी झीलें। तो वाटरफॉल हो रहा है तो झट से पानी गिर रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक गड्ढा जैसा बन जाएगा हमेशा के लिए। तो इसमें हमेशा पानी आता रहेगा, कहाँ से आता रहेगा, इस वाटरफॉल से आता रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, दूसरी जो झील होती है किस तरह की होती है कि यहाँ कहीं एक कोई प्राकृतिक गड्ढा है,
ठीक है, यानी कि देखो ये भाग जो है ये उठ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये गड्ढा टाइप का है। अब यहाँ की बर्फ पिघलेगी कहाँ, भरेगी इधर, यहाँ की बर्फ पिघलेगी कहाँ, भरेगी इधर, ऐसे बर्फ पिघलती जाएगी और यहाँ हमेशा पानी मिलेगा। ठीक है, ऑलवेज पानी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बर्फ कभी भी पिघलना बंद होगी नहीं। ठीक है, थोड़ी कम ज्यादा हो सकता है पानी, कभी बर्फ ज्यादा पिघल जाएगी गर्मियों में और सर्दियों में ना के बराबर पिघलेगी तो कम होगा। तो जितनी भी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, ये सब हिमानियों से बनी है। ठीक है, हिम माने बर्फ, बर्फ के पानी से बनी है। कौन कौन सी है, बुलाव झील, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। डल झील, ये आपके श्रीनगर शहर जो है वो इस डल झील के किनारे ही बसा हुआ है। मैंने देखी है, मैं गई थी जम्मू कश्मीर तो तब मैंने देखा था, बहुत बड़ी झील है। और अगर आप कहीं इसके एक छोर पर खड़े रहें तो आप इसका दूसरा छोर नहीं देख सकेंगे, बहुत बड़ी झील है। ठीक है, भीमताल, ये उत्तराखंड की है। नैनीताल, नैनीताल तो शहर, नैनीताल के नाम से तो शहर ही है एक, आपने जाना होगा, सुना होगा कभी। लोकटक झील, बड़ा पानी झील, बहुत सारी झीलें हैं। जितनी भी झीलें उत्तराखंड में है, पहाड़ों में है, वो सारी झील किससे बनी है, हिमानियों से बनी है, यानी कि बर्फ के पिघलने से बनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका गोखुर झील। गोखुर झील किनको बोलते हैं, मैंने बताया था ना कि नदियां कैसे बह रही हैं, इस तरह से बह रही हैं। ठीक है, विसर्प बनाकर, धीरे धीरे बह रही है, विसर्प बनाकर। जो इधर की तरफ कुछ पानी छूट जाता है कई बार, जैसे पहले ये ऐसे बह रही थी, अब कैसे बहने लगी, ऐसे बहने लगी। जब इसने अपना रूट चेंज करा, अपनी चाल चेंज करी, चलने की गति इधर की वजह इधर मोड़ ली, तो क्या हुआ, बीच में एक ऐसे गाय के पैर की तरह एक वो बन जाता है निशान। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम गोखुर झील या चापा झील। ठीक है, इस तरह की झील को क्या बोलते हैं, गोखुर झील या चापा झील। नेक्स्ट हम देखते हैं लैगुन झील या अनूप झील। लैगुन झील या अनूप झील कहाँ मिलती हैं, ये मेनली मिलती हैं आपके इधर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, डेल्टा इलाकों में। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्रों में भी मिलती हैं, है ना, और ये इधर साइड भी मिलती हैं बहुत सारी झीलें। ये झीलें कैसे बनती हैं, कई बार क्या होता है, जब नदी का पानी आ रहा है, यहाँ से चलकर आ रहा है नदी का पानी, तो वो समुद्र में गिरने से पहले पहले किसी गड्ढे में गिरता है। ठीक है, उस गड्ढे को हम झील बोलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक जो भी कोई भी गड्ढा जो प्रकृति ने बनाया है, जो एक तरह से भगवान ने बनाया है और उसमें पानी आके गिर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे। ना तो वो गड्ढा हमने बनाया है, ना हम उसमें पानी डाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक गड्ढे को क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे, जिसमें प्राकृतिक तौर पे ही पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितनी भी झीलें हैं वो कैसी हैं, वो सारी प्राकृतिक झीलें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, नदियां आ रही हैं, नदियां समुद्र में गिरने से पहले किसी गड्ढे में गिर रही हैं, उस झील को, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं हम, लैगुन झील बोलते हैं या अनूप झील बोलते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो इसमें कुछ जो झील है, जो तटीय इलाकों में कुछ झील जो है वो खारे पानी की झील है, कुछ मीठे पानी की झील है। मीठे पानी से मतलब है हमारी जो नदियां होती हैं उन सब में मीठा पानी होता है। हमारे घरों में जो पानी यूज हो रहा है, जो हम दिल्ली में जो रह रहे हैं, ठीक है, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो उन्हें पता होगा, दिल्ली जल बोर्ड पानी भेज रही है पानी पीने के लिए, या तो वो यमुना का पानी फिल्टर करके भेज रही है या गंगा का। तो यानी कि मीठे पानी की जो नदियां होती हैं जितनी भी, वो सब मीठे पानी की होती हैं। तो अगर नदियां कोई झील, नदियों का पानी किसी झील में जा रहा है, तो वो झील कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी मीठे पानी की झील। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार आकृतियां ऐसी बनी होती हैं कि इनमें जो समुद्र का पानी है वो घुस जाता है। ठीक है, अब जैसे ये देखो, इसमें क्या है, ये यहाँ एक चिल्का झील है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है चिल्का झील। तो इस तरह की कुछ आकृति बनी हुई है, यानी कि ऐसे ना होकर ये थोड़ा सा ऐसे मोड़ा हुआ है भाग। ठीक है, भारत का। तो यहाँ पर कौन सा पानी घुस रहा है, यहाँ पर ये घुस रहा है आपका समुद्र का पानी। तो ये कैसी होगी, खारे पानी की। अगर समुद्र के पानी की वजह से वो झील बन रही है तो वो खारे पानी की झील होगी, और नदियों के पानी की वजह से बन रही है तो वो मीठे पानी की झील होगी। आपको समझ में आ गया, मीठे पानी की झील कौन सी होती है, खारे पानी की झील कौन सी होती है। ठीक है, तो लैगून झील किसको बोलेंगे, जो तटीय किनारे बनी होंगी जितनी भी झील, उनको हम क्या बोलेंगे, लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। चिल्का झील ये आपके उड़ीसा में, ये अभी मैंने आपको बताया। पुलिकट ये आपके आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ है, ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के इधर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा लगी हुई है, और इसी में ही एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा। ठीक है, और उस पर हमारा केंद्र बना हुआ है सतीश धवन। ठीक है, जहां से हमारे स्पेस वगैरह का जो भी काम होता है वो सब वहीं से होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यान जो जाते हैं वो श्री हरिकोटा से ही जाते हैं। ठीक है, तो ये पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश में, कोलेरू ये भी आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुदी और बेमनाथ कहाँ है, ये आपकी केरल में है। केरल में कहाँ है, इधर है। ठीक है, इधर की तरफ है ना, तो इधर के तट पर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी बेमनाथ है। बेमनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, मतलब यहाँ वाली पहाड़ियों से निकलेंगी और ये डायरेक्ट इस झील में जाती हैं। ठीक है, बेमनाथ में, कि लगभग 10 नदियां इस बेमनाथ
झील में जाती हैं, इसलिए इस झील का जो पानी है वो कैसा है, बिल्कुल मीठा पानी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील कौन सी झील होती है, जब ज्वालामुखी उद्गार होती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार कैसे होते हैं, आपने 7th क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी फट रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उनका लावा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो ऊपर वाली सतह होती है ये उसको तोड़ देते हैं और इस तरह का एक गड्ढा बन जाता है। ठीक है, 100-200 साल बाद जब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा इसका लावा, तो ये गड्ढा बना रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, अब ये गड्ढा बना रहेगा तो इस गड्ढे में बारिश का पानी आएगा, है ना, जब बारिश होगी तो पानी आएगा, इसमें पानी जमा हो जाएगा। तो इस तरह की झील को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। और क्रेटर झील का, क्रेटर उसको ही बोलते हैं ना, ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोलते हैं, क्रेटर, जहां से लावा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर झील का कौन सा उदाहरण है, लोनार। लोनार झील कहाँ है आपका, उसमें है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है लोनार झील, और वहां कभी ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे, उसकी वजह से ये झील बन गई है। और इस झील का पानी जो है वो गुलाबी कलर का होता जा रहा है, मतलब ये इस झील का जो पानी है वो कलर चेंज करता रहता है। उसकी मेन वजह ये है क्योंकि पहले यहाँ कभी लावा निकला था, तो उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो झील है इसका पानी कलर, जो कलर है वो चेंज हो जाता है, गुलाबी हो गया था कुछ दिन पहले। तो फिर इस पर रिसर्च करी कुछ वैज्ञानिकों ने, तो बताया कि क्योंकि ये क्रेटर झील है तो उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से इसका पानी जो है वो गुलाबी हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील का मतलब होता है कि जैसे रेगिस्तान है आपका। ठीक है, रेगिस्तान में क्या है, बहुत सारा रेती रेत होता है। ठीक है, जमीन तो होती नहीं है, मिट्टी नहीं होती है। मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी में पानी होता है। ठीक है, मिट्टी आप कोई सी भी मिट्टी उठा लेना, वो उसमें थोड़ी सी नमी होती है, लेकिन रेत में कभी भी नमी नहीं होती है। तो राजस्थान में क्या है, रेती रेत है। अब बहुत सालों तक जब इस तरह कोई हवा है इस तरह से चल रही है, ठीक है, तो वो क्या है, इस तरह की एक आकृति बना देती है। ठीक है, हजारों सालों में वो क्या करेगी, इस तरह की एक आकृति बना देगी। हवा ने क्या किया, यहाँ से हवा आई और यहाँ वाला जो धूल के कण हैं, जो बालू के कण हैं, उनको उड़ा के ले गई और यहाँ आके विक्षेपित कर दिया। ठीक है, यहाँ इकट्ठा कर दिया, या फिर इधर से कोई हवा आई तो इधर से काट के फिर यहाँ इकट्ठा कर दिया। तो राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं, ज्यादातर झीलें किससे बनी हुई हैं, आपकी वायु से बनी हुई है, वायु द्वारा निर्मित है। और इसमें कौन कौन सी झील शामिल है, सांभर झील जो नमक बनाने के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है नमक बनाने के लिए। सांभर का मतलब होता है खारे पानी की झील को बोला गया है। डिडवाना झील, बहुत सारी है, बहुत सारी झीलें, नाम देख लेना, मैंने ज्यादा नाम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपकी बुक में जितने हैं मैंने उतने ही लिखे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मानव निर्मित झील। अब देखो मानव निर्मित झील कैसी होती है, ये जो डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बांध, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं ना, जिनसे बिजली भी बनाते हैं, पानी पीने के लिए भी उपयोग करते हैं, जैसे गोविंद सागर है। ठीक है, और बहुत सारी नाम है, अलग अलग तरह के बनाए गए हैं डैम, नदियों पर डैम होते हैं आपको पता है। तो इस तरह के जो बांध होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम मानव निर्मित झील बोलते हैं। ठीक है, तो अब बाकी का जो चीजें हैं हम देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि झीलों के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा है। देखो हमने बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझ लिया झीलों के बारे में, झीलों के प्रकार के बारे में। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने झीलों के बारे में क्या लिखा है। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घर यानी कि बोट हाउस, तथा शिकारा होता है एक छोटी सी नाव होती है, और उसमें 2-3 लोग आराम से बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, या ठीक है, 2-3 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं या उसमें लेट सकते हैं, उतना बड़ा वो होता है। ठीक है, और उसमें कुछ वो घंटे के हिसाब से बुक करा जाता है, तो आपको जितना भी देर उसमें घूमना है आप घूम सकते हैं, और वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं इसमें घुमाने के। ठीक है, ये आपको बड़ी बड़ी झीलों में देखने को मिलेंगे। डल झील मैंने देखी है, मैं घूमने गई थी तो वहां पर मैं इसमें बैठी थी। ठीक है, इस प्रकार आप अन्य झीलों वाले स्थान पर गए होंगे और वहां नौकैया यानी कि नाव में बैठने का आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, या तैरने का या अन्य जलीय खेलों का आपने आनंद लिया होगा। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में कहा गया है, कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वह उतने ही आकर्षित होते जितने की वो आज हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। झीलों की और झरनों की वजह को देखने के लिए या नदियों को देखने के लिए ही तो आप जाते हो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, और क्या है वहां पर, ये सारी चीजें तो हैं, इन सब चीजों को ही देखने जाते हैं। तो इनकी वजह से बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, खर्चा करके आते हैं, जिससे वहां के लोगों का जो खाने पीने का हिसाब किताब है वो चलता है। ठीक है, पर्यटन एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों की अर्निंग का पहाड़ों पर। ठीक है,
क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पृथ्वी पर, ठीक है, कहीं भी गड्ढा हो जाए और उसमें प्राकृतिक रूप से पानी भर जाए, या तो वर्षा का पानी भर जाए या तो फिर किसी समुद्र का पानी भर जाए, जैसे मैंने समुद्र के किनारे की आपको बताया, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलारू झील, अष्टमुदी झील, बेमनाथ झील, इन सब झीलों के बारे में बताया। या तो समुद्र का पानी भर जाए या फिर नदियों का, ठीक है। बेमनाथ जो झील है वो उसमें कैसा पानी आता है, तो उसमें आपका नदियों का पानी जाता है, यानी कि नदी समुद्र में ना गिरकर उस झील में गिरती है, ठीक है। तो इस तरह से जो झीलें होती हैं, इस तरह की जो आकृति पृथ्वी में बनी होती है, जिस एक गड्ढा टाइप का, उसमें जब पानी भर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर तथा अरल सागर, ठीक है। कुछ जो बड़ी होती हैं झीलें, उनको क्या बोला जाता है, उनको हम सागर भी बोलते हैं। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु पर ही निर्भर होती हैं। वर्षा ऋतु पर कौन सी निर्भर होती है, जो झीलें कम गहरी होती है, ठीक है, वो किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर। वर्षा होगी तो उन झीलों में पानी आएगा, वर्षा खत्म, धीरे धीरे वो पानी सूख जाएगा, ठीक है। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाली शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र की दौड़ने वाली झीलें। यहाँ कुछ झीलें यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों व बर्फ की चादरों की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ झीलों का निर्माण वायु, नदी या मानवीय क्रिया द्वारा हुआ है। यानी कुछ झीलों का निर्माण जो है वो मानव ने भी किया है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो डैम बनाए गए हैं, एक तरह से क्या है, वो झील ही है ना। नदियों का पानी उसमें भरा जा रहा है, उस गड्ढे में एक पहले गड्ढा बनाया गया है, फिर उस गड्ढे में नदियों से पानी ला ला के भरा जा रहा है, और फिर उस डैम का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, बिजली बनाने में या फिर नहर निकालने में, बहुत सारी चीजों में हम करते हैं, ठीक है। तो जो झीलों का निर्माण किस तरह से हो रहा है, वायु से निर्मित हो रही है। राजस्थान में जितनी भी झील है वो वायु से निर्मित है, कुछ नदियों से निर्मित है और कुछ मानवीय क्रियाओं से निर्मित, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील मैंने आपको बता दिया, विसर्प नदी आपको मैंने बता दिया था। जब नदी इस तरह से घूमकर चलती है तो वो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ देती है इस तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं, हम गोखुर झील भी बोलते हैं। स्प्लिट या बाल द्रोणिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो तटीय क्षेत्रों में झीलें पाई जाती हैं, समुद्र के किनारे जो झील पाई जाती है उनको हम लैगून बोलते हैं। लैगून झील कैसी होती है, उनका देखो, जैसे चिल्का झील है, पुलिकट है, कोलारू झील है, ठीक है। अंतः भागों वाली झील कभी कभी मौसमी होती हैं। अंतः भागों यानी, एक मिनट हम पहले मैप में देख लेते हैं, सारी चीजों को नहीं ऐसे समझ नहीं आएंगी हमें। देखो, ये दी हुई है, लैगून झील बोलते हैं इसको। ये पुलिकट है, कहाँ है, समुद्र के किनारे। ये चिल्का झील है, दिख रहा है ना आपको। ये जो पानी है ये खारे पानी की झील है, क्योंकि समुद्र का पानी इस झील में भर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी झील है, देखो कोल्लू झील है यहाँ पर, ठीक है। कुछ अंतः देशीय होती हैं, यानी कि वो तट पर ना होकर अंदर की तरफ होती है। तो वो कैसी झील होती है, वो कई जो झील होती हैं जो अंतर झील होती हैं, अंतः स्थलीय झील होती है, यानी कि अंदर की तरफ होती है, इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ 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 कहीं भी होंगी। तो वो कैसी झील होती है, वो वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि बारिश होगी तो उनमें पानी रहेगा, बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे जब पानी वो सूख जाएगा तो उनका पानी जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको बोला गया है। कभी कभी कुछ जो झीलें होती हैं वो कैसी होती है, मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील, जो एक लवणीय झील है। लवणीय यानी कि इसका जो पानी है वो खारा है, नमकीन है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झील हिमालय में है, ठीक है। हिमालय में सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है आपका, मानसरोवर का, बुलर झील, आपकी सुपीरियर झील, डल लेक, और आपका भीमताल, नैनीताल, आपका बाड़ा पानी, ये सब कैसी है, ये सब आपकी मीठे पानी की झीलें हैं, है ना। ये डल झील ये जम्मू कश्मीर में है, भीमताल, नैनीताल ये आपकी उत्तराखंड में है, लोकताल ये आपकी उत्तराखंड में है, बाड़ा पानी, ये सब जो है ये कैसी है, ये मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने के से भी झीलों का निर्माण किया जाता है।
जैसे मानव निर्मित कौन सी झील है, जैसे गोविंद सागर, ये कहाँ बनाई गई है, ये भाखड़ा नागल परियोजना है, यानी कि इन नदियों पर एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है। बांध यानी कि एक, अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं तो एक गड्ढा कर लिया गया है। ठीक है, गड्ढा छोटा मोटा नहीं होता, कई गांव की जमीन होती है उस गड्ढे में, यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का कर लिया गया है, और वहां पर इन नदियों का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद इस पानी से हम लाइट बनाते हैं, या फिर इससे कई नहर निकाल ली जाती है पानी की सिंचाई के लिए। ठीक है, या किसी शहर को पानी देने के लिए यहाँ से नहरों का निर्माण किया जाता है, जो शहर को पानी निर्मित कराता है। नेक्स्ट है, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। देखो, जब बहुत ज्यादा पानी आएगा, ठीक है, बारिश के समय, तो क्या होता है, इस गड्ढे में वो भर जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो झीलें हैं ये बाढ़ को रोक लेती हैं। अगर ये झीलें नहीं होंगी तो पानी बहुत मात्रा में आएगा मैदान में और बाढ़ आएगी। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, झीलें रोक लेती हैं। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय तंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं और हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। बहुत सुंदर, अगर आपको झील का नजारा देखना है, बहुत अच्छी झील एकदम, वो है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल एक शहर का नाम है, और वो जो शहर है वो झील के किनारे बसा हुआ है, जिस झील का नाम क्या है, नैनीताल। ठीक है, तो शहर का भी नाम है और झील का भी नाम नैनीताल ही है। उस झील के किनारे आसपास एक शहर बसा हुआ है, बहुत सुंदर शहर है और बहुत साफ सुथरा शहर है। अगर आप उस शहर में जाएंगे तो आप ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि आप वाकई में भारत में हैं। बहुत सुंदर और बहुत साफ सफाई वहाँ के लोग रखते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग बहुत साफ सफाई रखते हैं। सड़कों पर वहां पर आपको डस्टबिन मिलेंगे। ठीक है, सड़कों पर मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ खाना पीना है, कुछ भी करना है तो आप डस्टबिन में कचरा फेंकेंगे, ना कि रोड पर ऐसे ही फेंक देंगे। नेक्स्ट है, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व है। यानी कि जो कोई भी देश की जो प्रगति है उसमें नदियों का क्या महत्व है। ठीक है, एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये नदियां हमारे लिए कितनी लाभदायक है, ये हमें क्या क्या लाभ पहुंचा रही है वो हम देखते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये क्या है, मूल प्राकृतिक संसाधन है, तथा नेक्स्ट देखते हैं, तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। देखो, जितनी भी पुरानी सभ्यता मिली है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता सारी जितनी भी मिली थी वो सब नदियों के आसपास थी। ठीक है, क्यों थी वो नदियों के आसपास, क्योंकि मानव को पानी की जरूरत होती है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए, हर चीज के लिए पानी की जरूरत होती है। तो जो पुराने लोग थे, जो पुरानी सभ्यताएं थी, जब पहले टंकी वगैरह की सुविधा नहीं थी, नल वगैरह की सुविधा नहीं थी, कुएं खोदने नहीं आते थे लोगों को, तो सबसे पहले जो लोग बसे वो कहाँ बसे, नदियों के किनारे। अगर आज आप बड़े शहरों को देखें तो जितने भी बड़े शहर हैं लगभग लगभग सब नदियों के किनारे ही हैं, चाहे कलकत्ता है, चाहे आपका दिल्ली है, चेन्नई है, ये सब कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, आगरा है आपका, तो जितने भी बड़े आपको शहर मिलेंगे वो सब नदियों के किनारे मिलेंगे, क्योंकि वहां के लोगों को पानी की सुविधा कहाँ से मिल जाती है, नदियों से मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे बसे हैं। अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे कि उनके आसपास कौन सी नदी है। ठीक है, उस नदी का नाम लिखेंगे। आपके घर के आसपास कोई तो नदी होगी, एक आध शहर छोड़कर कोई ना कोई नदी जरूर होगी, अवश्य होगी। अगर आप यहाँ कहीं उत्तर भारत में रह रहे हैं तो प्लीज आप अपने आसपास की नदी बताना, और एक बड़े शहर का भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो फिर मैं भी ये जान पाऊंगी कि कौन किस नदी से रिलेटेड है, यानी कौन किसी नदी के आसपास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत का निर्माण में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नदियों का महत्व कहाँ कहाँ है, सिंचाई, यानी कि नदियों की वजह से हमारे खेतों में सिंचाई होती है। नौ संचालन, ठीक है, यानी कि नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो आप पैसे देकर क्या करते हो, थोड़ी बहुत देर के लिए अपने मनोरंजन के लिए नाव में बैठ लेते हो कि नाव में बैठ के देखते हैं, हम कभी बैठे नहीं है, कैसे कैसा अनुभव होता है। बाकी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जैसे वाराणसी है, कलकत्ता है, वहां पर क्या होता है, जहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं वहां एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए
टैक्सी वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, वहां नाव का यूज करते हैं। वो नाव में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, और जल विद्युत यानी कि जो लाइट बनाई जाती है, वो तो सबको ही पता है कि पानी से लाइट भी बनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। देखो ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज इस कॉलम को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपके कॉलम से आते ही आते हैं, एनसीईआरटी का कोई भी कॉलम आपको छोड़ना नहीं है। आप कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन कॉलम कोई सा भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। यानी कि इन्होंने क्या योजना बनाई कि कुछ नदियां क्या होती हैं कि कुछ नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं, है ना, उनमें पानी नहीं रहता है। यानी कि मानसून आने से पहले उन नदियों में पानी नहीं होता है, तो उस समय पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। उस पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, सोचा, क्या प्लानिंग की इन्होंने कि हम क्या करें, नदियों को एक दूसरे से जोड़ दें। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ने का मतलब है कि जैसे गंगा नदी है, इसमें ज्यादा पानी है, तो कुछ नदी है जिनमें कम पानी है, उनको आपस में जोड़ दें। ठीक है, तो जब एक नदी में पानी कम होगा तो दूसरी नदी की सहायता से उस कम वाली नदी पानी वाली नदी में से पानी ले लेंगे, ज्यादा वाली नदी में से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, नदियों का संरक्षण रहेगा, पानी की कहीं भी कमी नहीं होगी। योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा देश में सारे काम बहुत स्लो होते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है योजना। अगर ये योजना विकसित हो जाएगी तो पानी की किल्लत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, और हमारे देश में सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे देश में नदियों से नहरों का जाल नहीं निकाला गया है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मात्रा में नहरें पाई जाती हैं, और वहाँ हमारे देश के मुकाबले वहाँ नहरों का जो चलन है वो ज्यादा है। अगर ऐसी सुविधा हमारे देश में करी जाए कि ज्यादा से ज्यादा नहर निकाली जाए, तो एक तो सिंचाई का काम हो जाएगा। ठीक है, फिर पीने के लिए पानी हो जाएगा। बहुत सारे शहरों में किल्लत है पानी के पीने की, तो वो किल्लत जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नदी प्रदूषण, यानी कि जो नदियों का प्रदूषण होता है वो किसकी वजह से होता है। आइए देखते हैं। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल का निकासी होती है तथा इसका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजना बनाई गई है। क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदियों के दूषित जल से हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार प्रभावित होता है? स्वच्छ जल का मानव जीवन या इसके विषय पर विचार करें। अब देखो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने पहला आपको पूरा पढ़ दिया, जितना आप समझ पाए होंगे आपने समझ लिया होगा। मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ कि ये किस बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। नदियों का जो प्रदूषण है वो किस वजह से होता है। देखो नदियों के प्रदूषण की मेन वजह क्या है कि नदियों के किनारे उद्योग धंधे होते हैं जितने भी, उन सबका जो कचरा है, जो उन सबका दूषित पानी है, वो सारा की सारा नदी में जाता है। ठीक है, हमारे शहर के जितने भी नाले हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, कितने भी बड़े शहर की बात करें, उनके जो नाले हैं, सीवरों का जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, उस नदी में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है नदी प्रदूषण की। अब नदी को अगर प्रदूषित होने से बचाना है तो हमें नाले अलग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो गंदा पानी है वो जो कोई भी उद्योग है उसको जो गंदा पानी डालना है वो नदी में न डालकर उनको नालों में डालना चाहिए। ठीक है, और नाले अलग बहने चाहिए, नदियां अलग बहनी चाहिए। जबकि क्या करते हैं कि थोड़े दूर तक नाले चलते हैं, शहरों में अंदर नाले होते हैं, और बाद में जब शहर से वो नाला निकलता है, ठीक है, जब शहर के बाहर जब जाता है तो जो भी नदी मिलती है उस नदी में उसको नाले को मिला देते हैं। तो उस पानी की गुणवत्ता इतनी गंदी हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते हैं।
ठीक है। वही नदी अगर आप हरिद्वार पे देखेंगे इतना शुद्ध पानी होता है कि आपके नल में से जो पानी निकलता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नदी बिल्कुल वही ट्रांसपेरेंट पानी आपको मिलेगा हरिद्वार में, ऋषिकेश में। ठीक है, बिल्कुल उतना ही ट्रांसपेरेंट पानी मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को कलकत्ता में जाके देखेंगे तो वो बिल्कुल काला मिलेगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में जितने भी उद्योग धंधे आए हैं, जितने भी बड़े शहर आए हैं, उन सबकी गंदगी उस नदी में जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को भी काम करना चाहिए, मिलकर जनता को भी काम करना चाहिए, हमारे देश के लोगों को भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि अपने झरनों को, अपनी नदियों को सुरक्षित रखा जाए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप भारत के हैं, भारत में ही रहेंगे हमेशा। आज अगर नदियां गंदी हैं तो आपके बच्चे भी इन गंदी नदियों से ही पानी पिएंगे, आगे जाके उनके बच्चे भी इन गंदी नदियों से ही पानी पिएंगे। ठीक है, अब पहले उस पानी को गंदा करते हैं हम, ठीक है, और फिर उस गंदे पानी को हम फिल्टर करते हैं और फिर हम उसे पीते हैं। तो जितना पानी हम, जितनी पैसे हम फिल्टर करने पे लगा रहे हैं पानी का, ठीक है, उतना पैसा अगर हम नालों में लगाएं, नालियों को निकालने में लगाएं और उनको नदी में न डालकर अलग ही उनको रखें, नालों को अलग रखें, नदियों को अलग रखें। उद्योग का जो अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उनको नदियों में डालने से पहले या तो उन्हें फिल्टर करके डालना चाहिए। अगर वो फिल्टर नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर नालों, अलग नाले की सुविधा रखनी चाहिए कि भाई अलग ही वो रखें। ठीक है, नदियों में न डालें। देखो इससे दो फायदा होंगे, एक तो हमारा फिल्टर का पानी, फिल्टर का जो खर्चा है वो बच जाएगा। आजकल गांव गांव, शहर शहर सब लोग फिल्टर का पानी पी रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है? हमने पहले नदियों को गंदा किया है, फिर उसी पानी को फिल्टर करके हम पी रहे हैं। तो एक ये खर्चा हमारा बच जाएगा। ठीक है, फिल्टर हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, शुद्ध नदी बहेगी तो आपके जो जलीय जीव है उनको भी फायदा रहेगा। ठीक है, वातावरण भी शुद्ध रहेगा और जो नदियों का प्रदूषण है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और ये पहल सरकार और जनता, यानी सरकार और भारत की जनता जो है, दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। जब तक दोनों मिलकर कदम नहीं उठाएंगे जब तक ये काम नहीं होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद एमसीक्यू वाली वीडियो आएगी आपको। ठीक है, इस चैप्टर के एमसीक्यू आएंगे और वो भी आपको 2 से 3 पार्ट में ही मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा था तो जो क्वेश्चन है वो भी बहुत लंबे ही मिलेंगे आपको, मतलब ज्यादा ही मिलेंगे। 30 के लगभग क्वेश्चन मिलेंगे इसके। तो 2-3 पार्टों में आएंगे इसके। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी फ्रेंड आपके 9th में है या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको कौन कौन से पॉइंट अच्छे लगे, और अगर कुछ भी मैंने गलत बोला है या कुछ गलती हो गई है मेरे से इस वीडियो में, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।